अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज हमारा 4th लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में एक लेक्चर में हम लोगों ने फेरिंग्स और ओरल कैविटी के फंक्शंस पढ़े थे कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं। सेकंड लेक्चर में फिर हम लोगों ने या थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने फिर एसोफेगस के फंक्शंस पढ़े थे कि वो किस तरह से वर्किंग करते हैं। डिफरेंट वीडियोग्राफिक इमेजेस के थ्रू हम लोगों ने इसके फंक्शंस दिखाए थे। आज के सिस्टम में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जिसके बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, जिसके बगैर डाइजेशन नहीं हो सकती या डाइजेशन इम्पॉसिबल है, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। तो आज हम लोग स्टमक के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टमक की जो एनाटॉमी है इसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं कि स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टमक से पहले जो ऑर्गन था जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था, वो एसोफेगस था। और उससे एसोफेगस का एक एंड स्फिंक्टर है, कार्डियक एसोफेजियल स्फिंक्टर या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसके बाद स्टमक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। अच्छा, जो स्टमक है इसके फिर फर्दर 3 पार्ट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास फंडस है, इसका पार्ट फंडस जो कि अपर मोस्ट पार्ट है। फिर एक बॉडी पार्ट है जिसके लेसर और ग्रेटर कर्वेचर्स भी होते हैं और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक है। और इसके बाद फिर हमारे पास पाइलोरस पार्ट है या पाइलोरिक रीजन है या पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का। और इस पाइलोरिक पार्ट के एंड पे जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं यहाँ पे। और उस स्फिंक्टर्स के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होते हैं, जिसका डोडेनम पार्ट जो है वो फिर स्टमक से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं कि फूड जो है वो डिफरेंट बोलसेस के फॉर्म में या डिफरेंट पोर्शंस के फॉर्म में वो डोडेनम की तरफ पाइलोरिक स्फिंक्टर से पास होती है और डोडेनम में फिर फर्दर जो भी होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, वो फिर वहाँ पर होते हैं। तो ये इसकी ब्रीफ एनाटॉमी थी स्टमक की। ऑनवर्ड हम लोग इसके फर्दर फंक्शंस वगैरह की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो स्टमक है ये वास्ट वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो है वो डाइजेशन वगैरह से रिलेटेड प्ले करते हैं। सबसे एक या फूड से रिलेटेड ये प्ले करते हैं। सबसे जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड है, फूड को ये स्टोर करती हैं। बट ये फूड को परमानेंटली स्टोर नहीं करती। ये एक स्टोरेज सिस्टम नहीं है कि फूड जो है वो हर वक्त यहीं पे ही पड़ी रहेगी, यहीं पे स्टोर होगी। लेकिन ये एक टेम्परेरी टाइम के लिए या कुछ टाइम के लिए जो है ये फूड को स्टोर करती हैं अपने अंदर। वो कुछ हार्स भी हो सकती हैं या डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या अपॉन दी कमांड फ्रॉम द ब्रेन। तो ये फूड की स्टोरेज करती हैं। सेकेंड फंक्शन फिर हमारे पास है कि ये फूड को मिक्स करती हैं विद द एसिड, म्यूकस, पेप्सिन्स एंड अदर एंजाइम्स। जो एसिड होती है HCl, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं, जो म्यूकस होगा या जो डिफरेंट बाइकार्बोनेट्स वगैरह होंगे, जो पेप्सिन एंजाइम्स होंगे या बाकी जो एंजाइम्स होंगे, उनके साथ फूड की मिक्सिंग करवाएंगे। डिफरेंट जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स यहाँ पे होती हैं, उन मूवमेंट्स की वजह से इनकी मिक्सिंग होगी। उस फूड की मिक्सिंग होगी विद दी डिफरेंट एंजाइम्स, एसिड्स एंड म्यूकस के साथ, जिसकी वजह से वो फूड जो है उसकी फिर केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होती हैं। इस मिक्सिंग की वजह से एक तो उनकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो कि फोर्थ पॉइंट है वो स्टार्ट होती हैं, और दूसरा उसकी वजह से जो है वो, क्योंकि इसमें एंजाइम्स और एसिड और म्यूकस, पेप्सिन, ये चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड भी स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स या फर्दर मोनोमर्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जो लाइपेजेस हैं वो लिपिड्स को जो है वो फर्दर मोनोमर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड ऑनवर्ड टुवर्ड्स दी। हम इसी तरह ग्लूकोज के भी अपने हर एंजाइम्स होते हैं और हर रिस्पेक्टिव एंजाइम जो है वो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स को मोनोमर्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, और इसको हम लोग केमिकल डाइजेशन कहते हैं। मतलब डाइजेशन के दो पार्ट्स, दो टाइप्स या दो स्टेप्स हम लोग कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल डाइजेशन या मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है जो कि ओरल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। स्मॉल पीसेज में आप कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टमक में जाते हैं, स्टमक में फिर ये स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद फिर उन स्मॉल पीसेज पे डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल डाइजेशन फिर हो जाता है। केमिकल डाइजेशन मीन्स कि वो स्मॉल पीसेज जो हैं वो फिर फर्दर पॉलीमर्स या सब यूनिट्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिफ्थ मेन फंक्शन स्टमक का ये है कि जो डिफरेंट गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं उनको भी ये रिलीज़ करवाते हैं। ये हम लोग आगे ऑनवर्ड इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एसिड सिक्रेशंस हैं, किस तरह से वो सिक्रेट होते हैं और वो काम किस तरह से करते हैं। तो ये उन सिक्रेशंस को भी सिक्रेट करवाएंगे, जिससे डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन इम्प्रूव होगी फूड्स की या सब्सटेंसेस की। और ये यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स की, जिस तरह की वाटर हैं, अल्कोहल हैं
या जो कुछ जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वगैरह हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी स्टमक के अंदर पॉसिबल हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए मेन साइट जो है वो स्टमक नहीं है, दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन का भी खासकर जो इलियम पार्ट हैं वहाँ पे ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होती हैं। सही है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती तो है लेकिन कुछ हद तक वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, अल्कोहल और सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे पॉसिबल हैं। और वाटर की जो मेन एब्जॉर्प्शन साइट है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हम लोग ऑनवर्ड आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको डिटेल के साथ बताएंगे आपको। फिर हमारे पास एक और फंक्शन स्टमक का ये है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन भी करती हैं, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाएगी। मतलब ये यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करवाएगी स्टमक के अंदर, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर फिर खाइम के साथ या फूड के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है वहाँ पर फिर जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के वहाँ पर फिर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिसको केमिकली हम लोग मुकोबलामीन कहते हैं विटामिन B12 को। और उनका मेन रोल जो है वो तो डेवलपमेंट वगैरह में भी उनका रोल है, और दूसरे जो न्यूरोपैथिक पेन्स वगैरह होते हैं क्योंकि ये न्यूरॉन रीजनरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो न्यूरोपैथिक पेन्स को भी ये रिलीव करवाते हैं। तो अगर वो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर ना हो उससे फिर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टमक की है, जो कि उनका एक फंक्शन है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि जो और फंक्शन का ये कि रेगुलेट द पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द डोडेनम, मतलब डिफरेंट बोलस के फॉर्म में या पोर्शंस के फॉर्म में जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जो स्टमक के कंटेंट्स हैं, उनको डोडेनम की तरफ पास करवाएंगे। ये एक मिक्सिंग एंड डाइजेशन मैकेनिज्म ऑफ स्टमक दिखाया गया है कि किस तरह से स्टमक जो है वो फूड पार्टिकल्स या बोलस वगैरह को मिक्स करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, जो कि हम लोगों ने कहा था कि एक सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है, और उस मैकेनिकल डाइजेशन के बाद फिर फर्दर आगे केमिकल डाइजेशन, इसमें एंजाइम्स वगैरह अप्लाई होते हैं और केमिकल डाइजेशन होता है। तो ये एक फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पे शो करवाया है, या ब्रेकडाउन यहाँ पे शो हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर फिर फर्दर मोटिलिटी शो हुआ है कि किस तरह से फूड पार्टिकल्स जो हैं, जो लास्ट एक फंक्शन था कि ये जो स्टमक कंटेंट्स है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, वो पोर्शंस में मूव करते हैं टुवर्ड्स द डोडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो बेसिकली मोटिलिटी या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से ही ये मूव करती हैं। इनकी मोटिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो स्टमक जो है वो ज़्यादा कंटेंट्स पास करवाएगी, और अगर मोटिलिटी जब कम होगी तो स्टमक जो है वो कम कंटेंट्स का पास करवाते हैं। मोस्टली जब हम खाना कम खाते हैं तो उसके बाद हमें फ़ौरन भूख रखने की रीज़न एक ये भी है क्योंकि जब खाना कम हम खाते हैं तो इससे जो मोटिलिटी है वो कम नहीं होती, बेशक वो नॉर्मल रहेगी लेकिन नॉर्मल से कम भी नहीं होगी, या शायद वो ज़्यादा हो लेकिन कम नहीं होगी, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है वो भी जल्दी जो है वो गैस्ट्रिक या स्टमक जो है वो एम्प्टी हो जाता है। जबकि अगर हम हैवी फूड खाते हैं, ज़्यादा खुराक अगर खाते हैं तो इससे क्या होगा कि वो खुराक जो है वो थोड़ी ज़्यादा अरसे के लिए स्टमक के अंदर स्टे करते हैं। क्योंकि उससे स्टमक की मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो जल्दी से कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं करवा सकते होंगे, और इससे एब्जॉर्प्शन और एब्सोल्युटली सारे फंक्शन जो हैं वो फिर अल्टर हो सकते हैं। इसलिए ये एक सुन्नत भी है कि खुराक जो है वो कम खाया करें, मोहम्मद सल्लम की सुन्नत भी है, जो कि एक बेहतर इसकी रीज़न साइंटिफिकली यही है जो मैंने पहले बताई आपको। फिर हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रेशंस आ जाते हैं। गैस्ट्रिक वर्ड मींस स्टमक्स, तो इसमें हम लोग स्टमक सिक्रेशंस की बात करेंगे। इस तरह प्रीवियस जो GIF इमेज था इसमें आप लोगों ने देखा भी था कि वो येलो इन फंक्शन है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। तो जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है ये कलरलेस या पेल येलो इन कलर होते हैं और वाटरी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है फ्लूइड है तो वाटरी हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, pH कम होते हैं जो कि 1 to 3 इनका pH होता है, और ये डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं जो कि जिसमें डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और स्टमक से ये प्रोड्यूस होता है। इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स में तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं वो आ जाते हैं। फर्दर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में म्यूसिन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, पेप्सिन है, लाइपेजेस और बाकी सारे एंजाइम्स हैं। इसमें हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं जो कि ये रिलीज़ करते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर ये रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती होगी। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन में रिलीज़ होते हैं,
और उसकी वजह से वो फिर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। जो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस हैं इसके अगर हम फंक्शंस देख लें तो सबसे पहला फंक्शन इसमें जो HCl का है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है वो ये है कि इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। जो पेप्सिनोजन है जो कि एक इनएक्टिव है फॉर्म में एंजाइम होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में यानी पेप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जिस वर्ड के साथ भी नोजन आ जाए, पेप्सिनोजन या कोई भी और नोजन अगर आ जाए, एंजियोटेंसिनोजन जिस तरह से हैं, या और जो कि एक हार्मोन है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में उनका रोल है, तो जिसमें नोजन आ जाए इसका मतलब वो इनएक्टिव हैं, चाहे वो एंजाइम हो, ड्रग हो, जो भी हो। तो जो पेप्सिनोजन है ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, इसको कन्वर्जन या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत है। तो जब स्टमक HCl सिक्रेट करवाएंगे उससे पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट होकर एक्टिव हो जाएगी और वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि फर्दर केमिकल डाइजेशन करेगी, डिफरेंट जो प्रोटीन जो उनको डाइजेस्ट करवाएगी। सेकेंड फंक्शन हमारे पास आते हैं कि जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है ये pH इन्वायरमेंट जो है उनको बरकरार रखते हैं फॉर द पेप्सिन। पेप्सिन को एसिडिक pH की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, तो ये उस एसिडिक pH इन्वायरमेंट को भी बरकरार रखेंगे। अगर एसिडिक pH मेंटेन ना हो पेप्सिन के लिए तो इससे पेप्सिन जो है वो दोबारा इनएक्टिव हो सकता है, दोबारा पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो सकता है। फिर हमारे पास आता है कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट है इसकी वजह से बाज़ अक्सर बैक्टीरिया जो हम लोग फूड या किसी और चीज़ के साथ अगर हम इंटेक करते हैं खुराक वगैरह के साथ, तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो किल हो जाते हैं। उन लो एसिडिटी की वजह से वो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किल हो जाते हैं, जिससे हम डिजीज़ से बच जाते हैं। तो ये एक इम्यूनिटी भी एक किस्म की प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़ासकर। फिर इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक इनके फंक्शंस हैं वो ये हैं कि एक तो ये सेक्रेटिन और दूसरे ये CK जो हम लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, कि ये दो चीज़ें जो हैं इनकी स्टिमुलेशन या उनकी रिलीज़ जो है ये स्टिमुलेट करवाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब यहाँ पर जब फूड आएगा स्टमक के अंदर तो ये मैसेज भेजेंगे टुवर्ड्स दी स्मॉल इंटेस्टाइन और उनको बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सेक्रेटिन और CK हार्मोन्स सिक्रीट करवा दें और वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर ले। इसमें सबसे पहले जो सेक्रेटिन हार्मोन है, सेक्रेटिन बेसिकली इस पर्पज़ के लिए है कि सेक्रेटिन इस पर्पज़ के लिए कि जब भी सेक्रेटिन रिलीज़ होगा तो सेक्रेटिन पेंक्रियास के पास और जो बाइल या गाल ब्लैडर हैं उनके पास ये सेक्रेटिन जाएगा और इन दो ग्लैंड्स को बताएगा कि आप अपने सिक्रेशंस इंक्रीज़ कर दें। और जो पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक फ्लूइड को और जो गाल ब्लैडर है वो बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में पोर करती है। हम लोग आगे लेक्चर में इसको शेयर कर लेंगे आपके साथ या बता देंगे। तो अब उनको कौन बताएगा कि वो अपने सिक्रेशंस रिलीज़ करवा दें, उनको सेक्रेटिन बताएगा ना। तो जो पेंक्रियाज या गाल ब्लैडर उनके आंखें वगैरह तो होते नहीं है, तो उनको किस तरह से पता चलेगा कि स्टमक के अंदर फूड आया है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आने लगेगा या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अब आएगा, उनको सेक्रेटिन बताएगा। और सेक्रेटिन को ऑर्डर कौन देगा या स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन बताएगा कि वो सेक्रेटिन रिलीज़ करें, उनको स्टमक बताएगा। स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन को बताएगा कि वो सेक्रेटिन रिलीज़ करें। सेक्रेटिन जब रिलीज़ होगी तो वो फिर पेंक्रियाज और गाल ब्लैडर के पास जाएगा ताकि वहाँ से उनके सेक्रेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करवा दें और वो फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर दें। फिर सेकेंड हमारे पास CCK आ जाते हैं जो कि कोलिसाइटोकाइनिन आता है। कोलिसाइटोकाइनिन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि जो एपिटाइट है या जो हजमे है या एपिटाइट जो कि हम लोग कहते हैं इसे, इनको ये कम करते हैं। तो जब आप खुराक खाते हैं जो स्टमक जो है उनके स्ट्रेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे जब स्टमक फिल होगी, जिससे उनकी एक्टिवेशन के बाद वो रिसेप्टर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को मैसेज भेजते हैं कि अब और ख़ुराक नहीं आना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में CCK जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, कोलिसाइटोकाइनिन रिलीज़ हो जाएगी, जिससे कोलिसाइटोकाइनिन जो है वो फिर फर्दर मैसेज फॉरवर्ड कर दें कि अब और सिक्रेशन जो है वो कम कर दें। और जो एपिटाइट सेंटर है ब्रेन में उनको भी वो मैसेज पहुंचा देते हैं कि एपिटाइट की जो प्यास है या मिठास है उनको कम कर दें, एपिटाइट को जो है वो कम कर दें। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिसमें सेक्रेटिन जो है वो डिफरेंट इंटेस्टाइनल जूसेस या फ्लूइड्स जो है वो सिक्रेट करवाते हैं और दूसरे CCK जो है वो भूख ख़त्म करवाती हैं या एपिटाइट जो है वो ख़त्म करवाती हैं। और फिर हमारे पास जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट जिस तरह कैल्शियम या आयरन वगैरह या बाकी मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी करवाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में।
जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के फेसेस अगर हम देखें तो इसके 3 बेसिक फेसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास का फेस सिफेलिक है, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल फेस हैं। ये 3 फेसेस हैं इसके, जिसमें सिफेलिक फेस जो है वो किसी भी सिफेलिक फेस के जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ को आप स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो फ़ौरन जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसमें सिक्रेशंस आना या ख़ासकर स्टमक में एसिड जो है वो सिक्रेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10% तक एसिड, स्टमक एसिड जो है वो इस टाइम पे सिक्रेट होता है, सिफेलिक फेस में सिक्रेट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है गैस्ट्रिक फेस कि जब फूड स्टमक के अंदर पहुंचेगा उसमें 70 to 90% के जो एसिड है वो इस टाइम पे फिर सिक्रेट होगा वहाँ पे, और पीएच जो है दैट विल बी, पीएच जो है वो फिर मोर एसिडिक की तरफ जाएगा। सही है। और उससे फिर ये होगा कि जो फूड है वो फिर हजम, जो डाइजेशन है वो फिर फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और इसके बाद फिर इंटेस्टाइनल फेस है कि जब फूड इंटेस्टाइन में जाते हैं तो उस टाइम पे भी कुछ थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेटली 10% तक एसिड सिक्रेशन जो है वो इंटेस्टाइनल फेस में भी होती हैं, ताकि वो डिफरेंट चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करवा दे, जिस तरह के अमानो एसिड्स हैं या और इस तरह के सब्सटेंसेस हैं। जो पहला फेस है वो सिफेलिक फेस है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको मीडिएट करते हैं डिफरेंट स्टिमुलस वगैरह की ज़रिए से, इस तरह स्मेलिंग है, चिविंग है, टेस्ट है या थिंकिंग है, इन चीज़ों की वजह से। और इससे फिर वेगस नर्व जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 10 है, जो हमारे क्रेनियल नर्व वाले सेक्शन में हम लोगों ने बताया था इसको। तो वेगस नर्व जो है वो फिर फर्दर जो है वो मैसेजेस लेके आते हैं, मैसेजेस लेके जाएंगे, जिसकी वजह से फिर फर्दर जो HCl सिक्रेशन है वो फिर 10 to 30% HCl या जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो फिर इंक्रीज हो जाएंगे सिफेलिक, या सोचने की वजह से या देखने की वजह से या थिंकिंग करने की वजह से, मतलब एसिड सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह फिर जो एसिड सिक्रेशंस हैं इसका, इसमें जो सिफेलिक फेस हैं ये इसमें डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक में रोल प्ले करते हैं, खासकर जो एस्टाइल कोलिन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें गैस्ट्रिन भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनडायरेक्टली जो कि जी सेल से सिक्रेट होते हैं, और इनडायरेक्टली वो भी जो पैराइटल सेल से एसिड की सिक्रेशन इंक्रीज़ करवाएंगे। मतलब एक तो न्यूरॉन खुद जाके एसिड सिक्रेट करवाते हैं या एस्ट्रल कोलिन खुद जाके पैराइटल सेल से एचसीएल सिक्रेट करवाएंगे। दूसरा ये है कि जो जी सेल्स हैं वहाँ से गैस्ट्रिन रिलीज होगा, और गैस्ट्रिन फिर पैराइटल सेल्स पे काम करेगा कि वो एचसीएल सिक्रेशन और ज़्यादा कर दे। और फिर सेकंड फेस गैस्ट्रिक फेस हैं, जो कि प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक की वजह से ये ट्रिगर या स्टार्ट होते हैं, और इसमें 70 to 90% एसिड सिक्रेशंस इस फेस में हो जाते हैं। और फिर इंटेस्टाइनल फेस हैं कि जब फूड या कायम जब इंटेस्टाइन में आते हैं तो इस टाइम पे भी कुछ परसेंटेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है वो सिक्रीट होते हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ों की एब्जॉर्प्शन, जिस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं या और इस तरह के पार्टिकल्स उनकी एब्जॉर्प्शन में वो फिर हेल्प करवाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर वीडियोग्राफिक इमेज है जिसमें HCl की रिलीज़ को शो करवाया गया है कि HCl किस तरह से रिलीज़ होता है, जो कि पैराइटल सेल से, ये एक पैराइटल सेल है जो येलो कलर के यहाँ पे शो हुआ है, और इसके जो डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इसके मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्लड वेसल्स के पास हैं, ये वो ट्रांसपोर्टर हैं जहाँ से कोई भी ड्रग, कोई भी मॉलिक्यूल, पोटाशियम या आयंस वगैरह जो है वो ब्लड वेसल से पैराइटल सेल्स के अंदर आएगा। जिस तरह ओमेप्राजोल जो है वो पैराइटल सेल्स के अंदर आके जो भी पंप है हम लोग आगे बताएंगे वो प्रोटॉन और या हाइड्रोजन और पोटाशियम पंप को ब्लॉक करते हैं, या इसी तरह एसोमेप्राजोल भी यहाँ पर आके हाइड्रोजन पोटाशियम पंप को ब्लॉक करते हैं, जो ड्रग्स हैं एंटी अल्सर या एंटी एसिडिक ड्रग्स जो हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो भी ब्लड वेसल से इस चैनल्स के थ्रू इंटर होंगे और फिर वो पैराइटल सेल्स में आएंगे। अच्छा, पैराइटल सेल्स में होता ये है कि यहाँ पे क्योंकि HCl जो है वो हाइड्रोजन और क्लोराइड से बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे जो पोटाशियम और हाइड्रोजन पंप है यहाँ पर जो शो हुआ है पोटाशियम और हाइड्रोजन पंप, इससे हाइड्रोजन स्टमक में बाहर निकलेगा और पोटाशियम जो है वो इनसाइड दी स्टमक, इनसाइड दी पैराइटल सेल्स जाएगा, और जो क्लोराइड आयंस है वो भी वाल्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल आएगा, जिससे जब ये दोनों कंबाइन होंगे और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट होंगे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बना देंगे। तो जो एंटी एसिडिक ड्रग्स हैं जिस तरह, या एंटी अल्सर जो ड्रग्स हैं जिस तरह के ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल हैं, वो हाइड्रोजन और पोटाशियम के जो पंप्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्लोराइड आयंस जो है वो अकेले किसी काम के नहीं होंगे, वो पीएच को जो है वो एसिडिक नहीं कर सकते होंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट बर्न है या एसिडिक पीएच हैं वो फिर फील होना कम हो जाते हैं। तो ये एक रिलीज मैकेनिज़्म है कि पैराइटल सेल्स किस तरह से
गैस्ट्रिक सिक्रेशंस या HCl सिक्रेशंस को किस तरह से रिलीज़ करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होते हैं और क्लोराइड चैनल्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें ओवरऑल समरी है कि जो कि डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ें वो सिक्रेट करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास म्यूकस या म्यूकस नेक सेल्स हैं, जो म्यूकस या जो को सिक्रेट करेंगे, जो कि जो स्टमक की लाइनिंग है उनको प्रोटेक्ट करवाएंगे, और ये बाइकार्बोनेट्स भी सिक्रेट करेंगे, जो कि उनकी अगेन जो स्टमक की लाइनिंग है उनकी प्रोटेक्शन वगैरह करवाएंगे। और दूसरा जो है फिर हमारे पास पैराइटल सेल्स हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं उनकी सिक्रेशन करवाएंगे। पैराइटल सेल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, मोस्टली जो एंटी अल्सर ड्रग्स हैं वो पैराइटल सेल्स पे आके फंक्शन या इनको ब्लॉक करते हैं, या उनसे जो सेल सिक्रेशन है उनको ब्लॉक करवाते हैं, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आप लोगों को शो करवाया है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि कैल्शियम और जो विटामिन B12 इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाते हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, इनको भी प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर इंट्रोक्रोमेफिन लाइक सेल्स होते हैं, ELC या ECL जिसको कहते हैं, सही है। इसमें क्या होता है कि जो ECL इंट्रोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, जो ECL सेल्स हैं ये हिस्टामिन रिलीज़ करवाएंगे, और ये हिस्टामिन जो है वो फिर इनडायरेक्टली एसिड या HCl की सिक्रेशन को पैराइटल सेल से इंक्रीज़ करवाएंगे ये। फिर उसके बाद हमारे पास चीफ सेल्स आ जाते हैं, जो पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो एंजाइम्स हैं, ये पेप्सिन को पेप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज़ करवाएंगे, जो कि इनएक्टिव होगा, जो कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो है वो फिर पेप्सिन या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये डिफरेंट जो लिपिड्स वगैरह हैं उनको फिर ये मेटाबोलाइज करवाएंगे, मतलब इस लाइपेज एंजाइम को भी चीफ सेल जो है वो रिलीज़ करवाता है। फिर डी सेल्स हैं, जो कि सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो ये है कि अगर HCl सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, हजम खुराक बंद हो गए, खुराक अब और नहीं आएगा, आपने खाना बंद कर दिया, जो था वो भी हजम हो गए, तो अगर स्टमक को कोई नहीं बताएगा कि आप HCl सिक्रेशन बंद करें, स्टमक तो खाली मैदे पे भी जो एसिड है वो तो निकलता रहेगा पैराइटल सेल्स, तो पैराइटल सेल्स के लिए एक नेगेटिव फीडबैक भी है, या जिसमें जो कि सोमेटोस्टेटिन है, जो कि नेगेटिव फीडबैक हार्मोन है, जो कि ये करेगा कि पैराइटल सेल्स को ये इन्फॉर्म करेगा उनको कि वो पैराइटल सेल्स एसिड की जो सिक्रेशन है उनको कम कर दें, उनको लो करवा दें, जो कि डी सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ होगा। और फिर जी सेल होते हैं जो गैस्ट्रिन को रिलीज़ करते हैं, जो मैंने प्रीवियसली शो भी करवाया था कि वो एसिड की सिक्रेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करवाएंगे पैराइटल सेल से।